हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज़ क्लैट पॉइंट आपको ऑफर कर रहा है। क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच। आप अगर इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन से आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है एंड डेमो क्लासेस देखना है। अगर अच्छा लगता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में। 21,999 का ये कोर्स है जिसमें 50+ मॉक लाइव क्लासेस, 7 बुक्स आपके डोर स्टेप पे, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग इज देयर। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 2 इयर्स का विजेता बैच है 32,999 ओनली। आप हमारा मैजिक बॉक्स भी ले सकते हैं जिनको सिर्फ मॉक्स एंड बुक्स चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। तो आप इन कोर्सेज में भी क्लैट पॉइंट के चाहें तो विजिट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लासेस देख सकते हैं। देखो आज का जो पहला न्यूज़ है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि अमूल और नंदिनी, ये दो नाम हम काफ़ी सुन रहे हैं और इनमें अभी पंगा चल रहा है। क्या पंगा चल रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो नंदिनी जो है ना, अगर आप में से कोई भी कर्नाटका में रहा है या फिर बेंगलोर कभी गए हो तो आप देखोगे कि जैसे हम लोगों के आसपास मदर डेयरी, अमूल ये मिलते हैं, वहाँ पे ना नंदिनी ब्रांड काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है। और आपको पता ही है कि जैसे जो अमूल है, आपको पता है ना, कोई बंदा इसको ओन नहीं करता, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू गवर्न करता है। पहले मैं देखो थोड़ा सा आपको अमूल के बारे में बताता हूँ। अमूल जो है, जिसका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक इंडिया स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड डेयरी बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिशियली नेम एंड गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बेस्ड इन आनंद, गुजरात। ठीक है। तो ये बेसिकली गुजरात से है। ठीक है। और ये गुजरात के गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है। वहीं पे अगर हम देखें तो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के द्वारा जो है वो आपका बनाया गया है क्या, नंदिनी। और अभी कर्नाटका में इलेक्शन भी है। तो हो क्या रहा है थोड़ा समझ लेते हैं। नंदिनी जो है 1974 में फाउंड हुआ था और आपका अमूल जो है वो 1946 में फाउंड हुआ था। देखो हो ये रहा है कि पहले ना कर्नाटका के अंदर नंदिनी ही दूध बेसिकली मिलता था। बट अब क्या हुआ कि जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, बिग बास्केट हो गया, इन सब के थ्रू वहाँ पे अब अमूल को भी लेके आया जा रहा है, स्पेशली इन बेंगलोर। तो देखो क्या होता है ना कि नंदिनी जो ब्रांड है इसके साथ वहाँ के किसानों की काफ़ी इमोशन है, वहाँ के लोगों की काफ़ी इमोशन है और एक काइंड ऑफ ये हो गया है कि ये हमारे राज्य का है। वहीं अमूल जो है ना गुजरात का है। तो अब इस पर पॉलिटिक्स होने लगी है, ये हो रही है कि भाई ये गुजरात का है इसीलिए इसको अब हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसको नहीं होना चाहिए। और जब से ये इंट्रोड्यूस किया गया है नंदिनी का काफ़ी नुकसान हो रहा है और जो कि अच्छा नहीं है। तो ये पूरी एक कंट्रोवर्सी है। कोई ऐसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव वाली चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन हाँ मतलब एक कंट्रोवर्सी है जो आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या सारी कहानी है। तो ये है बेसिकली अमूल वर्सेस नंदिनी जो आप हर तरफ सुन रहे हो। और एक वही इमोशनल एंगल जो है ना वो है कि नंदिनी बहुत समय से वहाँ पे लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं और वहाँ के लोगों का ये मानना है कि भाई ये इलेक्शन है इस वजह से इस तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं। अमूल को गुजरात का है तो वहाँ पर ज़्यादा फायदा कराना चाहते हैं और नंदिनी का नुकसान करना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली है। इसके बाद देखो आज की न्यूज़पेपर को भी अभी हम देखेंगे। उससे पहले इंडिया सीज ओवर 7,800 कोविड केसेज इन अ डे। तो ये अच्छे आंकड़े नहीं है, आज के न्यूज़पेपर से ही है ये कटिंग। थोड़ा ध्यान रखिए, बार बार निकलिए तो मास्क वास्क पहनना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तभी काम होगा। फिर देखो यहाँ पे म्यांमार अपोजिशंस कॉल फॉर एक्शन अगेंस्ट जुंता। तो आज ना आप न्यूज़पेपर उठाओगे द हिंदू का तो उसमें आपको 4 से 5 आर्टिकल्स म्यांमार कूप, म्यांमार जनता और इन सब के ऊपर है। ठीक है। तो ये पूरा मामला अभी मैं आपको बहुत बार समझाया हुआ है और आज फिर अभी इस वीडियो के एंड में उसको मैं अटैच कर दूंगा तो आप वहाँ से इसको कर सकते हो। ठीक है। अब देखो आज का न्यूज़पेपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि कुछ ज़्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं क्यों बोलता हूँ आप समझिएगा। देखिए फ्रंट पेज है तो इंडिया सीज ओवर 7,800 कोविड केसेज इन अ डे। क्या ही है ये, तो न्यूज़ पढ़ने के लिए ठीक है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन साइड्स बिलो 6%। अभी चेंज होता रहता है, इसको कुछ पढ़ने की बात ही नहीं। यहाँ पे ये लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, कुछ भी काम का नहीं। यहाँ भी देखिए फिर वही इलेक्शन से रिलेटेड है। देन अगर हम रीजनल पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर से पॉलिटिकल सारी न्यूज़ है। सिसोदिया जी के साथ क्या हो रहा है, ये वाली चीज़ है। ठीक है। अभी ब्लिंकिट का मैं नाम ले रहा था, ब्लिंकिट सर्विस हिट एट वर्कर गो ऑन स्ट्राइक। ठीक है। रेलवे इम्प्रूव्ड आफ्टर 2014 सेज प्राइम मिनिस्टर। तो हुआ क्या है, देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ करी है राजस्थान से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन अजमेर एंड दिल्ली कैंट।
तो उसी के ऊपर है। तो इसमें पॉलिटिकल क्या न्यूज़ हो गई है कि भाई अशोक गहलोत ने कहा है कि इसमें यूपी की तारीफ नहीं करी, उन्हीं की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, क्या ही कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा पॉलिटिकल न्यूज़ है। प्रॉब्लम ये ना, देखो जब इलेक्शन आ जाता है ना किसी भी स्टेट में, तो सारी चीज़ें वैसी ही रहती हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो अगर एडिटोरियल को भी देख लें तो कोविड-19 केसेस से रिलेटेड एडिटोरियल, ये सब आप इंग्लिश के लिए पढ़ लो, ठीक है यार, करंट अफेयर के लिए आपको इसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं। फिर हम टेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं, कैसे होती हैं, हमने डिटेल में देखा हुआ है। यहाँ पे न्यूज़ क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर हैज़ बीन डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन बीइंग सब्जेक्टेड टू एक्सपर्ट स्क्रूटनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 17th लोकसभा। ओनली 14 बिल्स हैव बीन रिफर्ड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन सो फार। ये थोड़ा सा देखो वही है कि क्या हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उससे है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है कि हमने डिटेल में पास्ट में किया हुआ है, कभी इसको फिर से पीपीटी के थ्रू आपको और रिपीट करा देंगे, ठीक है। एक अपना कल जो एक बिल के बारे में बोला था मैंने, डेटा प्रोटेक्शन बिल, वो भी रह गया है, तो उसको भी कवर किया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। फिर यहाँ पे देखिए 4 जवान शॉट डेड इन भटिंडा मिलिट्री स्टेशन। कोई टेररिस्ट या कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, क्या था एग्जैक्ट वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन टेररिज्म वाला एंगल खत्म कर दिया गया है। फॉरेन पेज में देखो एक वीडियो अभी वायरल हो रही है जिसमें रशियन ट्रूप्स ने यूक्रेनियन सोल्जर का गला काटा था। तो उसी के ऊपर भाई अभी पॉलिटिक्स हो रही है। बहुत सारे लोग अभी रशिया को जो है ISIS से कंपेयर करने लग गए हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे एलन मस्क ने कहा है कि मैनी मिस्टेक्स मेड सिंस टेक ओवर ऑफ ट्विटर। क्या ही करना है। स्ट्रेंथन ट्रेनिंग फॉर एक्चुअल कॉम्बैट जी टेल्स PLA, जो पीपल लिबरेशन आर्मी है। और ये म्यांमार वाला न्यूज़ फिर से आ गया आपका। Biden asked Northern Ireland parties to restore power sharing deal. Taliban says there is no obstacle for UN work in Afghanistan. तो मेरा जो कहने का मतलब था कि ऐसा कुछ खास है नहीं न्यूज़पेपर में कि डिटेल में डिस्कस किया जाए। म्यांमार वाला आर्टिकल है, जिन्होंने उस पर नोट्स नहीं बनाए मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ, वो देख लेना। यहाँ पे क्या हुआ है, कल CSK का मैच था, IPL में राजस्थान जीत गई है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 0% इंपॉर्टेंट है। चलिए वो वीडियो जरूर देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज का हमारा सेशन जो है वो म्यांमार क्राइसिस के बारे में होने वाला है। म्यांमार का इतिहास तो भारत के साथ है ही है, लेकिन म्यांमार जो है भारत के साथ कल्चर भी काफी सारा शेयर करता है। म्यांमार की पॉपुलेशन में 90% जनता जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि बुद्धिज्म तो इवॉल्व भी भारत से हुआ था। म्यांमार की कैपिटल यंगून जो है वो एक जमाने में रंगून कहलाती थी, और 1857 की रिवोल्ट के बाद भारत के जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको रंगून में ही जेल में ले जाया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि वहां पे ये समस्या जो है अभी रिसेंटली देखने को क्यों मिल रही है, क्यों वहां पे जनता जो है काफी सारा प्रोटेस्ट कर रही है, वायलेंस के केसेस आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है वहां पे मिलिट्री रूल के अगेंस्ट में। और जैसे इंडिया में एक समय डिबेट होता था कि वायलेंस या नॉन वायलेंस कौन सा रास्ता अपना के देश को आजादी के लिए ले जाया जाए, उसी तरीके से म्यांमार के अंदर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग जो है वो ये चाहते हैं कि वायलेंस के थ्रू जो है देश को आजाद कराया जाए, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नॉन वायलेंस के थ्रू देश को मिलिट्री से आजाद किया जाए और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाए। देखो म्यांमार का इतिहास जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे हमारे देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसी तरीके से 4 जनवरी 1948 को आपका म्यांमार जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी। अब म्यांमार में प्रॉब्लम क्या थी, देखो जब उनको आजादी मिली तो वहां पे काफी सारे एथनिक ग्रुप रहते थे। जैसे कि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं कि काफी सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, तो इसकी वजह से काफी अलग अलग समय में ऑटोनॉमी की मांग करते थे। आप अफगानिस्तान में प्रॉब्लम देख रहे हैं कि काफी सारी ट्राइब्स हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो नेशनलिज्म की भावना है वो नहीं आ पा रही है। तो म्यांमार में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। काफी सारे एथनिक ग्रुप्स थे और सब अपनी अपनी गवर्नेंस के अंदर ऑटोनॉमी चाहते थे, जो कि उनको नहीं प्रोवाइड करी गई, और इसकी वजह से उस समय ही वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गया। और जब भी किसी कंट्री में सिविल वॉर शुरू होता है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज वहां की मिलिट्री उठाती है, और 1962 में देखने को यह मिला कि वहां की मिलिट्री ने सत्ता पलट कर दी और मिलिट्री रूल शासन में आ गया। 1962 में जब मिलिट्री रूल आया तो विश्व की काफी सारी कंट्रीज ने म्यांमार के ऊपर जो है आप कह सकते हो कि सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया ने भी 1962 से लेकर 1990 तक के आसपास म्यांमार से कोई रिलेशन नहीं रखे थे, ऑल्दो बाद में इंडिया ने इस चीज को काफी रिग्रेट किया था, क्योंकि इस बीच में म्यांमार की जो काफी सारी क्लोजनेस जो है ना वो चाइना के साथ जाके हो गई थी। 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ कदम बढ़ाए। इंडियन गवर्नमेंट ने ये गलती इजराइल के साथ भी करी थी कि पहले इजराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं रखे थे, फिर बाद में इंडिया को समझ में आया कि नहीं इजराइल के साथ भी रिलेशन रखने चाहिए। और पहले गवर्नमेंट इंडिया की जो है इजराइल के साथ रिलेशन इसलिए नहीं रखती थी, बात आ रही है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इजराइल जो है वहां पे ऐसा बोला जाता था कि मुस्लिम आबादी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं वो, और जो ज्यूइश हैं
जो है वो पैलेस्टीन्स के ऊपर काफी ज्यादा वायलेंस करते हैं। तो इंडियन मुस्लिम्स नाराज ना हो जाए तो उनको खुश करने के लिए भारत की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इजराइल से रिलेशन दूर रख रही थी। लेकिन समय के साथ भारत को ये रियलाइज हुआ कि इजराइल इज अ पावरफुल कंट्री एंड क्लोज अलाई टू यूएस, तो फिर इंडिया को इजराइल के साथ अपने रिलेशन जो है सुधारने पड़े थे। तो यही चीज यहाँ पे म्यांमार में भी देखा हमने कि हमारा पड़ोसी देश है और चाइना के बहुत क्लोज जा रहा है, तो अपनी गलती जो है हमारी गवर्नमेंट को समझ में आई और 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ काम किया। लेकिन 1962 से 1990 के बीच या उसके बाद भी म्यांमार की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक करती गई, क्योंकि विश्व की काफी सारे कंट्रीज ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे ड्यू टू द मिलिट्री रूल, और उसके वजह से म्यांमार को फाइनली 2008 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को लाना पड़ा और उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले डेमोक्रेसी लाने की कोशिश नहीं हुई थी, इन्होंने इलेक्शन कराने की काफी बार कोशिश करी, लेकिन इन द एंड होता यह कि मिलिट्री वाले ही शासन में आ जाते। म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को लाने के लिए एक सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो ऑन सुन सूकी के द्वारा लड़ी गई थी। 1988 के बाद से इन्होंने काफी सारा प्रोटेस्ट जो है वहां पे शुरू कर दिया था कि डेमोक्रेसी लेके आई जाए, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करी जाए म्यांमार के अंदर, और फाइनली इनके इतनी मेहनत के थ्रू यहाँ पे 2008 में म्यांमार के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। लेकिन मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इस प्रकार से चीजें करी कि कुछ सीट्स जो है, मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो मिलिट्री रूलर्स के लिए रिजर्व रहेंगी, और इसके बाद यहाँ पे ये देखने को मिला कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका स्पाउस जो है वो फॉरेनर है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो ऑंग सुन सू की के जो हस्बैंड हैं वो फॉरेनर थे, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके का प्रोविजन डाला कि ये कभी भी प्रेसिडेंट ना बन पाए। 2015 में इलेक्शंस हुए, सूकी जी की पार्टी जीत गई, लेकिन सूकी जी की पार्टी में वो खुद प्रेसिडेंट नहीं बन सकती थी ड्यू टू द क्लॉज और जो ये डाला गया था मिलिट्री के द्वारा, जिसके लिए फिर ये वहां पे एक मिनिस्टर की पोस्ट पे थी और प्रेसिडेंट कोई और बना था, लेकिन मेन पावर जो है वो इन्हीं के हाथ में थी। आप इसको काइंड ऑफ कह सकते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन पावर जो है वो सोनिया गांधी जी के हाथ में थी। तो उसी तरीके से सूकी जी के हाथ में काफी सारी पावर थी, ऑल्दो शी वाज नॉट द प्रेसिडेंट। एंड 2020 में क्या हुआ, 2020 में फिर से इलेक्शन हुए, और इस इलेक्शन में सूकी जी की पार्टी जो है ये काफी सारे बहुमत से इलेक्शन जीत गई। इसके बाद मिलिट्री को यह डर लगा कि अब इतनी ज्यादा बहुमत के साथ ही सत्ता में आए हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, और ये जो मिलिट्री वालों के लिए जो सीट्स रिजर्व करी गई है पार्लियामेंट के अंदर वो चीज ये खत्म कर सकती हैं, जिसके चलते हुए मिलिट्री ने ये आरोप लगाया कि सूकी जी ने इलेक्शन में धोखाधड़ी कराई है, रिगिंग हुआ है और ये इलेक्शन फ्रॉड है, और जिसके बाद मिलिट्री सत्ता में आ जाती है और मिलिट्री कूप हो जाता है। तो ये तो थी कहानी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जनता जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है काफी सारी जगहों पे। जनता ने, जैसे भारत में थाली बजाने का मोदी जी ने किया था कि सम्मान के लिए किया जाए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उस तरीके की चीज वहां पे लोगों ने स्टार्ट किया, थाली बजाना अपने मिलिट्री को विरोध बताते हुए। लेकिन समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि एक वर्ग जो है वो यहाँ पे ये चाहता है कि वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, एक दूसरा वर्ग है जो ये चाह रहा है कि नॉन वायलेंस के थ्रू ये चीज किया जाए। अब तक 1000 से ज्यादा जान म्यांमार में जा चुकी है इन वायलेंस के चलते हुए। देखिए हुआ क्या, वहां पे जो काफी सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने मिलके एक पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी जिसका नाम रखा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने अपने लोगों से दरखास्त किया कि जहां भी आप मिलिट्री को देखो इनको मारो, इनके ऊपर वायलेंस करो, जिसके बाद मिलिट्री ने भी जवाब देना शुरू किया और काफी सारे लोगों की मृत्यु हो रही है इस वजह से। आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इंडिया का इसके ऊपर क्या इंस्टेंस रहने वाला है। तो देखिए भारत जो है ना उसकी काफी बार मदद नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में म्यांमार की मिलिट्री करती है। जब नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के अंदर जो हमारे देश में जो इंसर्जेंसीज होती हैं तो वो लोग वहां पे कुछ उल्टा सीधा करके म्यांमार बॉर्डर में जाके छुप जाते थे। तो उस समय काफी बार म्यांमार की जो आर्मी है इन्होंने हमारी मदद करी है उन लोगों को वहां से खदेड़ने में, जिसके चलते हुए भारत जो है वो म्यांमार की आर्मी से डायरेक्टली क्लैश नहीं चाहेगा। जिसके चलते हुए भारत का एक सिंपल सा भी इस पे जो स्टैंड है जो देखने को मिलता है वो ये दिखता है कि नॉन वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। इवन एशियन कंट्रीज जिसका म्यांमार भी पार्ट है वो भी यही चाहते हैं कि चीजों को नॉन वायलेंस के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाए। नॉन वायलेंस को प्रीच करने का इंडिया और एशियन कंट्रीज की, देखो जब भी किसी कंट्री में वायलेंस बहुत ज्यादा होता है तो उस कंट्री से लोग जो हैं वो रिफ्यूजी की तरह एक दूसरे कंट्रीज के आसपास के जो कंट्रीज हैं उसमें स्प्रेड होते हैं। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि उनके देश में रिफ्यूजीज आए। अभी रोहिंग्यास के केस में हमने देखा था, ऑल्दो रोहिंग्यास भारत में तो बहुत कम आए थे, बांग्लादेश में ज्यादा गए थे, लेकिन
अगर इस तरीके की चीजें होने लगेंगी तो म्यांमार से काफी सारे लोग जो है वो इंडिया में आएंगे या ईशान कंट्रीज में जाएंगे, और ये कोई भी नहीं चाहता है। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि नॉन वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, और ये था म्यांमार में क्राइसिस जिसकी वजह से सारी चीजें देखने को मिली।